हेड वाला में आपने यूनिट बरोबर चेक किया था क्या? 409 करेक्ट है उसमें आंसर। कन्वर्जन करके बरोबर आ रहा है, 409 ही आ रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है इंसुलेटेड वेसल वाला एक बढ़िया क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को कितना लगेगा। पहला पीरियड है ना आप लोगों का, आप लोग चैंपियन हो गए। चलिए एक 2010 का एडवांस का क्वेश्चन है। J1 आदित्य यादव कौन से क्वेश्चन भेज रहा है भाई तो ग्रुप पे? चलिए करिए फटाफट। देखिए चलिए सारे भाइयों बहनों, माताओं और पिताओं, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। A piece of ice m gram is at -5 degrees Celsius. At atmospheric pressure, it is given 420 joule of heat, so that the ice starts melting. Finally, when the ice-water mixture is in equilibrium, it is found that 1 gram of ice has melted. It is found that 1 gram of ice has melted, assuming there is no other heat exchange in the process. The value of m is हमें किसका वैल्यू निकालना है? m का वैल्यू जो है हमें वो फाइंड आउट करना है। क्लियर? क्या दिया हुआ है? m ग्राम ऑफ आइस से -5 वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था, उसको 420 जूल ऑफ हीट हमने दिया और वो किसमें मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया। और आपको बताना है कि आइस और वाटर का मिक्सचर जो है वो इक्विलिब्रियम में है। हमने देखा 1 ग्राम ऑफ आइस जो है वो मेल्ट हुआ है और हीट एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ हो नहीं रहा है, तो m का वैल्यू निकालो। क्या होना चाहिए वही आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। पहला वाला तगड़ा था तो मैंने कहा कि भाई ये थोड़ा दिल को सुकून पहुंचाने वाला, आत्मा की शुद्धिकरण वाला क्वेश्चन दिया है।
गया आंसर चेतन? 9 पॉइंट गलत है। कल्पक, हाँ प्रथम। आया 8, सबको आया 8। क्या गड़बड़ किया पहले? चलिए जी, देखो हुआ क्या, m ग्राम ऑफ आइस था। पहले ये क्या होगा, सबसे पहले प्राइमरी कंडीशन क्या होगी कि भाई ये 420 का हमने हीट दिया, और जब हम 420 का हीट दे रहे हैं तो उसके बाद में आइस और वाटर मिक्सचर जो है इक्विलिब्रियम में। आइस और वाटर अगर इक्विलिब्रियम में है तो कहाँ इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं? फाइनल वाले कंडीशन में आइस और वाटर अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो होंगे कहाँ? 0 डिग्री पर। और उन्होंने बोला भी है कि 1 ग्राम आइस मेल्ट हुआ है। 1 ग्राम ऑफ आइस जो है वो क्या हुआ है? मेल्ट हुआ है। मतलब 1 ग्राम जो है वो आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया है, और आइस की फॉर्म में कितना बचा हुआ? m-1 ग्राम अभी भी किस में है? आइस में। ये तुम्हारे फाइनल कंडीशन। और हमने हीट यहाँ पे कितना दिया इस प्रोसेस को? 420। तो 420 जूल जो है वो किसके इक्वल होगा? Q1 प्लस Q2 के, बरोबर। तो दैट इज योर 420। Q1 कितना होगा? दैट इज पहले आइस 0 डिग्री तक आइस तो पहुंच रहा है, फिर यहाँ फेज चेंज हो रहा है ना यहाँ। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे ms इंटू s ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी 0 माइनस ऑफ -5 प्लस हीट क्या है? m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पूरा मास नहीं मेल्ट हुआ है भाई, कितना मास मेल्ट हुआ है? m1 वाला मास, 1 ग्राम मास मेल्ट हुआ है। यस और नो? तो 1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब यहाँ आ गया 420 इक्वल टू मास जो है m इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। आइस कितना है यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है देखो? 2100 इंटू 5 आ गया यहाँ पे, प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है 3.36 इंटू 10⁵ ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा? ऑटोमेटिकली m का वैल्यू आ जाएगा, जो तेरा आ रहा है 8। ठीक, चलो बढ़ू आगे। अभी अगला क्वेश्चन करो, चलो फटाफट। 2001 का क्वेश्चन है। कौन ग्राम? ग्राम में और ग्राम में तो केजी में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, हाँ ये यूनिट का ही गड़बड़ हो जाता है तो क्वेश्चन का आंसर ही गड़बड़ हो जाता है। ध्यान रखो, अभी वही मैं जैसे वो इसलिए मैंने आपके पूछा वो क्वेश्चन में जो मैंने सॉल्व करा है, मैंने 409 लिखवा है। फिर कोई बंदा अभी बैठे बैठे लोगों को रहते हैं तो किसी ने चैट जीपीटी चालू किया होगा तो उसमें आंसर 2 आया। मुझे भी डाउट आया, मैंने कहा यार गड़बड़ क्या, मेरे आंसर इसमें सॉल्व किया उसमें भी आंसर आ रहा है, आंसर में भी है।
फिर पता लगा, फिर अभी वापस मेरे को मैंने ठीक है रुको मैं देखता हूँ यूनिट में गड़बड़, तो उन्होंने यूनिट में गड़बड़ किया हुआ है, उन्होंने यूनिट में गड़बड़ किया और वहाँ पे मुझे लिख के दे रहा है कि भाई आपका आंसर इतना है, मेरा आंसर इतना है, तो उन्होंने यूनिट में गड़बड़ कर दिया। उन्होंने कन्वर्जन किसको करना था, हमारी यूनिट जो होती है स्पेसिफिक हीट में जो है यूनिट हमने क्या लिया था, जूल पर ग्राम में लिया हुआ है, कैलोरी पर ग्राम है, तो कैलोरी पर ग्राम को कन्वर्ट करके हमने बरोबर किया है। तो यूनिट में ध्यान दो, यूनिट जैसे ही गड़बड़ किया तो कहीं ना कहीं इसमें आधे क्वेश्चन ऐसे गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसमें आपने ये कैसे मतलब के पूरे प्रोसेस के लिए 420 बोला है ना उन्होंने, तो इन्हें बोला जब स्टार्ट मेल्टिंग, हाँ तो स्टार्ट मेल्टिंग तो 1 ग्राम आइस तक मेल्ट करने में 420 तक है, बोला ना, सो दैट आइस स्टार्ट मेल्टिंग। और उन्होंने फिर बोला भी आगे, फाइनली द आइस वाटर मिक्सचर इक्विलिब्रियम में इट इज फाउंड दैट 1 ग्राम ऑफ आइस हैज मेल्टेड। वो जो 420 ग्राम ऑफ हीट दिया तो आइस जो है वो क्या हो गया, मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, और इस स्टेज तक 420 की हीट तक जो है 1 ग्राम आइस जो है मेल्ट होके इक्विलिब्रियम कंडीशन में आया। तो लेकिन स्टार्ट हुआ मतलब जस्ट 0 डिग्री पे पहुंचा होगा इट इज गिवन पूरा फाइनल बोला ना, फाइनली उसके आगे तो सेंटेंस का कंटिन्यूशन है, आगे उसका कंटिन्यूशन सेंटेंस का तो आगे चल रहा है कि भाई 420 हीट देने पे आइस मेल्ट हुआ, लेकिन हमें एक आइस वाटर का मिक्सचर मिला। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, बड़ा क्वेश्चन है। ग्राम में आएगा क्योंकि m ग्राम था तो ग्राम को अपन ने केजी में कन्वर्ट किया है, तो m/1000, m1/1000 ये ग्राम में आएगा, ग्राम से केजी में कन्वर्ट किया है, तो m ग्राम था इसलिए तो 1000 से डिवाइड किया है, 1 ग्राम था इसलिए तो 1000 से डिवाइड किया है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया हमने। इस क्वेश्चन के ऊपर लिख देना वेरिएबल स्पेसिफिक हीट, ठीक है, हेडिंग डाल देना क्वेश्चन के ऊपर कि अगर वेरिएबल स्पेसिफिक हीट हुआ तो भी हम चैंपियन की तरह कर लेंगे। मैंने वही क्वेश्चन लिए जहाँ कुछ ना कुछ या तो यूनिट का लोचा होगा या कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है ना। m ग्राम में दिया ना, m ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेगा तो m/1000 दिया।
हाँ जी, हो गया होगा आंसर, आ गया है अभी तक, बोलिए। 0.5 के आसपास, वेरी गुड। कैसे किया? नहीं मतलब वाटर मेल्ट होगा उतनी एनर्जी वो कंटेनर को मिलेगी। हाँ, आइस क्यूब दिया हुआ है कंटेनर के अंदर, 227 पे है। द स्पेसिफिक हीट एस ऑफ द कंटेनर वेरी विद द टेम्परेचर T अकॉर्डिंग टू एम्पेरिकल रिलेशन S इक्वल टू A प्लस AT। यहाँ स्पेसिफिक हीट का एक रिलेशन दिया हुआ है S इक्वल टू A प्लस BT दिया हुआ है। ए दिया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कंटेनर की स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं। जब कंटेनर की स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं है तो आप फॉर्मूला ये हमारा ms डेल्टा टी यूज नहीं कर सकते हो। क्या यूज करोगे? dq लिखोगे, इंटीग्रेट करोगे, ms इंटू dt लिखोगे, यस नो, और फिर लिमिट लगाओगे t1 से लेकर t2। तो यहाँ हीट आएगी 0 से लेकर q, बरोबर। तो ये एक क्लैरिटी आई हमें। अब उन्होंने देखो क्लियरली जैसे बोला है कि आइस क्यूब 0 पे था, आइसोलेटेड चैम्बर विच इज एट द 227 डिग्री सेल्सियस। तो आइस एक मेल्ट होगा एक रिस्पेक्टिव टेम्परेचर तक जाके, ना, तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ कंटेनर भी बता दिया है, वो कितना हो गया है 27। हमें कंटेनर का मास निकालना है, तो वही हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। तो आइस कर रहा है हीट गेन और कंटेनर कर रहा है हीट लॉस। आइस ने हीट गेन किया दिया, देखो कितना हो रहा है। आइस कर रहा है हीट गेन और कंटेनर क्या कर रहा है हमारे पास? हीट लॉस कर रहा है। तो आइस का टेम्परेचर कितना हो रहा है देखो, 27 पे आया, 0 डिग्री सेल्सियस पे था। तो क्या करो, पहले मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस ms इंटू डेल्टा डी। तो 27 माइनस 0 इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा सीधा यहाँ पे ms इंटू dt। ठीक है, हीट लॉस हो रहा है। वैसे यहाँ इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है देखो आपको, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 227। हीट लॉस है तो नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है, अगर आप इनिशियल से फाइनल जा रहे हो। और वैसे नहीं तो ध्यान रखो, लॉस में क्या करो, फाइनल से इनिशियल कर दो, ताकि वो ऑटोमेटिकली जो है आपको आंसर सही से आ जाए। क्लियर है? तो हमने क्या किया, टेम्परेचर, अब यहाँ dt टेम्परेचर का वैल्यू रखना है, तो कितना दिया हुआ है 20। अब यहाँ पर भी एक चीज ध्यान रखो, सर मैं डिग्री सेल्सियस में रखूँ या केल्विन में? तो ये इसमें रखो केल्विन में। नहीं, यहाँ डिफरेंस क्योंकि है ना, s का वैल्यू दिया हुआ है, s इज इक्वल टू a प्लस dt। जब तुम इनको इंटीग्रेट करोगे तो t स्क्वायर वाली टर्म आएगी, तो उस केस में फिर डिफरेंस सेम नहीं होगा। तो अगर आपको जो भी टेम्परेचर, ये किसमें दिया हुआ है, इसका यूनिट देखो, b का यूनिट दिया हुआ है कितना, कैलोरी पर केजी केल्विन का स्क्वायर। तो ये टेम्परेचर किसमें है, केल्विन में। तो यहाँ यूनिट भी किसमें रखोगे, केल्विन में। देखो बहुत बारीक बात है, ध्यान रखना। लोग क्या करते हैं, फ्लो में डिग्री सेल्सियस में रख देंगे, क्योंकि अभी आपका स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं है ना, वेरिएबल है। उसमें जो टेम्परेचर है वो केल्विन में है, तो तुम्हारे को लिमिट भी किसमें रखना है, केल्विन में। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, हीट लॉस था तो नेगेटिव लगाया पहले, इनिशियल टेम्परेचर देगा 227 था, केल्विन में करूंगा तो 500 केल्विन से लेकर 300 केल्विन। सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। सॉल्व करके हमारे को m का वैल्यू मिलेगा, विच इज 0.495 केजी में। 2001 का क्वेश्चन था ये। अरे समझा कि नहीं समझा? छोटा पॉइंट था, बहुत ही अच्छा था। क्लियर हुआ? और ये यूनिट का समझा भाई, मैंने नेगेटिव साइन क्यों डाला, क्योंकि हम लॉस में क्या करते हैं, लॉस में हम लिखते हैं इनिशियल माइनस फाइनल। या तो यूनिट में फिर क्या करो कि आप फाइनल को जो है, हाँ, इस तरह से लो कि भाई फाइनल को नीचे लो और इनिशियल को ऊपर लो, या फिर बाहर क्या लगा दो, हीट लॉस है, आपका फॉर्मेट वैसे ही रखना है तो बाहर नेगेटिव साइन लगा दो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन करेंगे। कि कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो, कोई कंफ्यूजन इसमें, क्लैरिटी आया सबको? देखो छोटे छोटे पॉइंट्स बड़े आसानी से ध्यान रखने हैं। यहाँ पे एक तो लॉस था, या तो आप क्या करो, इसमें भी आप चाहे तो लिख सकते हो, लॉस में हमेशा याद रखो, या तो आप यूनिट, आपकी जो लिमिट है वो बरोबर लगा दो। लॉस में जनरली हम क्या करते हैं, इनिशियल से फाइनल लगाते हैं, लॉस में क्या कर दो, फाइनल से इनिशियल लगा दो। या फिर लॉस है तो बाहर क्या लगा दो, नेगेटिव साइन। इसको चाहे तो नोट बना के लिख भी देना। फॉर वेरिएबल स्पेसिफिक हीट लॉस निकाल रहे हैं तो क्या कर सकते हो आप, इंटीग्रेशन ऑफ फाइनल टेम्परेचर से इनिशियल टेम्परेचर। क्यू गेन में इनिशियल से फाइनल टेम्परेचर, समझे? ये मैंने यहाँ पे फाइनल से इनिशियल से फाइनल ही लगाया, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन लगा लॉस। क्वेश्चन भी क्वेश्चन कहाँ पे, या फिर अभी एंड में पेज, यहाँ पे पेज छोड़ दूंगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, पीजी का क्वेश्चन है, उस टाइम पे भी बुक नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन में क्या लिखा है? लाइन में क्या है? Other part then small m upon capital M is equal to, then small m upon capital M is equal to। ये वो पीजी का क्वेश्चन है, लेकिन अभी लास्ट ईयर उस टाइम बच्चों कराया तो उसी से वो कभी स्मॉल m अपॉन कैपिटल M हमें निकालना है। आंसर ठीक है, आंसर ठीक है, आंसर ठीक है। तो ये जो वेरिएशन करा रहा हूँ इसमें भी एक बहुत जोरदार पॉइंट आता है। ये वेपराइजेशन वाला जो है पॉइंट ध्यान से समझना है कि क्या है।
क्वेश्चन शांति से क्या हो रहा है? उल्टा कर दिया क्या? 640 minus 3/7. Capital M by small m by ये है बन गया है। देखिए 640 माइनस टी अपॉन 7 ये सही। कैपिटल एम दिया हुआ है, ये जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक है स्मॉल एम, दूसरा पार्ट क्या है? कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। ठीक है, अब ये स्मॉल एम जो है वो आइस में है और वर्ड यहाँ यूज किया है उन्होंने, इनफ हीट टू वेपराइज। अब जब वो वर्ड यूज कर रहे हैं वेपराइजेशन, तो वेपराइजेशन तो हमेशा किस पे होता है? 100 डिग्री। अगर वो वर्ड यूज करते हैं इवोपरेशन, तो वो किस पे होता है? हर टेम्परेचर पे होता है। तो वो वाटर जो है इवोपरेट जो होता है वो हर टेम्परेचर पे होता है, सरफेस के मॉलिक्यूल इवोपरेट हो जाते हैं। पर वेपराइजेशन तो हमेशा किस पे होगा? 100 डिग्री। क्लैरिटी आ गई यहाँ पे? तो क्या कर रहा है? वही समझ। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे वो इवोपरेशन वर्ड यूज करता तो तुम्हारे को उसको 100 तक पहुंचाने की जरूरत नहीं थी। अगर वो वेपराइजेशन वर्ड यूज कर रहा है, और वेपराइजेशन वर्ड जो है क्लियर कर ये बात बता रहा है कि वेपराइजेशन के लिए तो आपको बॉडी को कहाँ तक पहुंचाना पड़ेगा? 100 डिग्री से। तो ये चीज याद रखना है, जब भी वेपराइजेशन लिखा है मतलब कहाँ पे जाके वो वेपराइज होगा? 100 पे। अगर इवोपरेशन लिखा है तो कहाँ पे वेपराइज होगा? किसी ही टेम्परेचर पे, ऑल टेम्परेचर पे वो क्या कर सकता है? हमारे इवोपरेट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आइस जो है एम दिया हुआ है उन्होंने, कन्वर्ट इनटू द आइस 0 डिग्री सेल्सियस वुड रिलीज इनफ हीट। मतलब ये कैपिटल एम जो दिया हुआ था 3 डिग्री सेल्सियस पे था ये, बरोबर। यहाँ से ये आइस में कन्वर्ट हो रहा है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। और कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम से क्या हो रहा है? कन्वर्ट आइस। अभी कैपिटल एम माइनस एम जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? या वेपर में कन्वर्ट हो रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो टी से एक तरफ तुम 0 पे जा रहे हो और टी से एक तरफ तुम कहाँ पे जा रहे हो? 100 पे जा रहे हो। टी से जब तुम 0 पे जाओगे तो हीट क्या करोगे बताओ? रिलीज करोगे।
और T से जब तुम 100 जाओगे तो हीट क्या करोगे वापस से गेन। ये वाला आइटम यहाँ से यहाँ तक जाने वाला कार्यक्रम क्या है, रिलीज। यहाँ से यहाँ तक जाने वाला क्या है, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस कितना हो रहा है देखो, पहले क्या करो, T डिग्री सेल्सियस से ये स्मॉल एम अमाउंट ऑफ आइस में कन्वर्ट हो रहा है। ये स्मॉल एम जो है T डिग्री सेल्सियस वाटर से, ये एम अमाउंट, एम मास जो है वाटर जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, पहले कहाँ तक पहुंचेगा, 0 डिग्री सेल्सियस एम अमाउंट ऑफ वाटर तक। फिर किसमें कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस एम अमाउंट ऑफ आइस में। अरे हाँ या ना, ये तो हुई किसकी बात, लॉस की बात। गेन वाले केस में क्या होगा बताओ। अब ये T डिग्री सेल्सियस एम अमाउंट ऑफ एम है, बचा कितना, एम चला गया, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ पहुंचेगा, पहले 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तक। फिर कहाँ पहुंचेगा, ये फेज चेंज करेगा 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम। परफेक्ट है यहाँ तक। अब इसके लिए हीट निकालो बेटो, यहाँ से यहाँ तक का हीट ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। तो बताओ हीट लॉस कितना होने वाला है, दैट इज इक्वल टू Q ऑफ लॉस M इंटू स्पेसिफिक हीट किसका आएगा, वाटर का। टेम्परेचर क्या है, फाइनल टेम्परेचर। हीट लॉस हो रहा है ना, लॉस में क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। तो T माइनस 0, अरे हाँ या ना, प्लस इधर क्या आएगा, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दिया हुआ है सब कुछ, स्पेसिफिक हीट 1 ले लेते हैं, कैलोरी सब कुछ सीरियस सिस्टम में ले लेते हैं, ठीक है, इंटू T प्लस M इंटू ये कितना हो गया 80। सही है यहाँ तक। ये कितना आएगा, M बाहर आ गया कॉमन निकल के, T प्लस या MT प्लस 80M, ठीक है। फिर इधर क्या करेंगे, Q गेन निकाल लेते हैं, Q ऑफ गेन। ये क्या हुआ बताओ, T से कहाँ पहुंचे हम लोग, 100 पे, कैपिटल M माइनस स्मॉल m, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 100 माइनस T प्लस कैपिटल M माइनस स्मॉल m लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई थिंक ये पूरी इक्वेशन अभी आपके सामने है। गेन इक्वल टू लॉस करो, आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, बरोबर 640 माइनस T अपॉन, ये आ रहा है। हाँ। अगला करेंगे एक और क्वेश्चन। चलिए
चलिए आई होप अभी हो गया होगा। 70 के आसपास होगा। latent heat of fusion 10 to the power 5 है ना? Not 10 to the power 5. SVK handwriting. 2.1 into 10 to the power 6 होगा। 10 to the power 6. चलिए समझा ना, इसमें अभी क्या वर्ड यूज किया हुआ है? एडियाबैटिक तो ठीक है, एडियाबैटिक मतलब क्या हो रहा है? रोज काउंटिंग के साथ आधी 20.7 आसपास। हाँ सही। इतना रिजल्ट ट्रांसफॉर्मेशन और इतना फास्ट सॉल्विंग कैसे हो रहा है? कैलकुलेशन थोड़ा यूज किया, कैलकुलेटर यूज किया, थोड़ा चैट जीपीटी को यूज किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब समझ रहा है तेरे? ये इज इक्वल टू बस सिर्फ एक गलती हो रही, कैलकुलेटर यूज नहीं करते। एग्जाम में थोड़ा आएगा कैलकुलेटर। देखिए क्या हो रहा है कि 15 और इधर हमारे इधर से आ रहे ना, आज का आंसर नहीं आ रहे यार सर, यार क्या बात है? आज के आंसर आ रहे हैं तो या तो बोल नहीं रहे तो कि नजर लग जाएगी इस चक्कर में, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ क्या आंसर आ ही नहीं रहे? अरे कुछ तो बोल यार। कल भी आज का आंसर आवाज नहीं आ रही, कल भी यार। $150 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है एट 0 डिग्री सेल्सियस। Then air from the vessel is pumped out adiabatically. हमने भाई वहां से adiabatically मतलब there is no sort of heat transfer, और एयर को वहां से निकाल के बाहर फेंक दिया हम लोगों ने। क्यों एयर को निकाल के बाहर फेंक दिया? मतलब भाई एयर भी हीट लेगा नहीं। अब जो भी होगा वो क्या होगा कि भाई ये जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है और रेस्ट इवोपरेट एट 0 डिग्री सेल्सियस इटसेल्फ। मतलब 0 पे ही बाकी बात क्या हो रहा है, वो इवोपरेट हो रहा है। तो इवोपरेशन वर्ड आ गया तो 0 पे हो सकता है ना? नाउ
mass of the evaporate water will closest to, तो सेम सिमिलर टाइप ऑफ चीज आगे भाई। सबसे पहला काम क्या होगा भाई, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास में क्या दिया हुआ है, यहाँ से कुछ पार्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, m जो है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है, और कुछ पार्ट 150 माइनस m, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक डायरेक्टली अगर हम सॉल्व करें, ये इसने Q लॉस किया है, दैट इज Q गेन, Q लॉस इक्वल टू Q गेन। लॉस कितना होगा, मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इधर 150 माइनस m इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, m इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना आ रहा है 3.36। हाँ LF ही रखो, फिर m is equals to 150 LF upon LF plus HV आ जाएगा। ओह थैंक यू, सॉल्व कर देना है, मेरे पास कैलसी नहीं है। जो वेपराइजेशन मतलब वहाँ पे डायरेक्ट फ्यूजन वाला अप्लाई कर रहे हैं, जब उन्होंने इवेपोरेशन लग रहा है मतलब वहाँ पे वेपराइजेशन LF वो यूज करना है। वेपराइजेशन मतलब क्या हो रहा है कि आपने फेस चेंज किया, तो ये लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ, तो आप LV यूज करोगे, और इधर क्या यूज करोगे, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो आप LF यूज करोगे। मतलब जितना हीट उसने निकाला आइस बनने के लिए, वो पूरा ही वो उसने गेन करके कुछ इवापोरेट हुआ है। इवापोरेट हुआ है मतलब वो यहाँ पे अभी 100 तक नहीं पहुंचा, वहाँ वो वेपराइजेशन वर्ड यूज किया था। अभी क्या हो रहा है कि इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन कराने का रीजन क्या है, क्योंकि गड़बड़ क्या हो जाती है कि मैं एक क्वेश्चन करवाता तो हमारे दिमाग में माइंडसेट क्या होता है कि हमारा जो वेपराइजेशन होता है वो 100 पे हो रहा है, तो हम इसको कहाँ तक पहुंचाते हैं 100 तक। तो ये याद रखो कि उन्होंने साफ क्लियरली बोला है कि इवापोरेट हो रहा है मतलब कि क्या हो रहा है, वो वर्ड यूज करके हम लोगों को वहां से आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एक नोट लिखवा देता हूँ, और वो नोट जो है जनरली केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बट कहीं एक बार बहुत पहले कोई 1980 में एक सम आया है थियरी वाला क्वेश्चन। अब वो केमिस्ट्री में आया था, फिजिक्स में आया था पता नहीं, लेकिन मैंने किसी मॉड्यूल में देखा तो तब से मैं नोट पे लिखवाया हूँ कि लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो है वो डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन द प्रेशर। प्रेशर को बढ़ाओगे तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो है वो क्या होती जाएगी, आपकी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये लाइन लिख दो, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द प्रेशर। और आप लॉजिकली सोच भी सकते हो, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज, मतलब आपको स्टीम से किसमें कन्वर्ट करना है, उसको स्टीम से किसमें कन्वर्ट करना है, वाटर में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या चाहते हो, मॉलिक्यूल बाजू बाजू में रहे या दूर दूर रहे। तो अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल बाजू बाजू में आ जाएंगे, तो जो हीट चाहिए उससे थोड़ा कम हीट चाहिए, समझ में आया। तो ये एक बार उन्होंने पूछ लिया था कि लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो है वो डिक्रीज हो रही है, या रिलेशन पूछा था कि डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। तो ये याद रखना है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो है इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग प्रेशर, इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग प्रेशर। क्यों हो रहा है ये समझ में आया। आपका लेटेंट हीट का काम क्या है कि उनके बीच में जो भी हम देखो क्या हम क्या कर रहे हैं, स्टीम से वाटर में कन्वर्ट करना है। तो जो हीट उनके अंदर है, उनके बीच में जो आग लगी है, उस आग को निकाल के बाहर फेंकेंगे तो वो दोनों मॉलिक्यूल आके वापस से मिल जाएंगे और वो लिक्विड बन जाएंगे, यस और नो। तो अब स्टीम वाले केस में क्या करें, उनके बीच में मान लो ये दो मॉलिक्यूल है, उनके बीच में बहुत नफरत है, बहुत लड़ाई है, तो मैंने वो आग को यहाँ से निकाला और बाहर फेंक दिया, तो ये दोनों साथ में मिल जाएंगे। क्लियर है। अगर प्रेशर कैसे हेल्प कर रहा है, अब एक मॉलिक्यूल यहाँ है और ये यहाँ बैठी हुई है, तो प्रेशर हेल्प करेगा। एक काम करो, पहले को एक दूसरे से बात तो करो, तो उसके लिए वो एक दूसरे के बाजू में लाने की कोशिश करता है, प्रेशर देता है, दो मॉलिक्यूल पास पास आते हैं। जब दो मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे, फिर हमारे को उनके बीच में थोड़ा पास में आके बैठेंगे, एटलीस्ट थोड़ी बहुत नफरत तो कम हो ही जाएगी।
तो उसको फिर हम आराम से निकाल के देख सकते हैं। तो ये एक मुद्दा है किसका, इसीलिए डिक्रीज हो रही है विद द, यहाँ मैंने वो नफरत उफरत बोला है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है वहाँ पे, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली बात है। क्लियर? तो एक ये समझना कि जब भी लेटेंट हीट और स्टीम की बात करेंगे वो हमेशा डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन प्रेशर, है ना, विद द इंक्रीज इन प्रेशर। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? चलिए अभी नेक्स्ट जो हमारा ये जो हीट एंड कैलोरीमेट्री का लास्ट टॉपिक है, फेज डायग्राम। फेज डायग्राम, फेज डायग्राम, फेज डायग्राम। फिर हम इस चैप्टर के लास्ट सेगमेंट में एंटर कर जाएंगे, फेज डायग्राम। शांत, फेज डायग्राम। आपने थर्मल एक्सपेंशन वाला जो मॉड्यूल वाला पार्ट है वो सॉल्व कर लिया है? हो गया? क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें? अब देखिए फेज डायग्राम जो है वो क्या है। अब आपको एक चीज क्लैरिटी आई है आज कि जरूरी नहीं है कि हमेशा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस ही हो। ये 100 और 0 डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो आइडियली एक्चुअली में किस पे होते हैं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। किस पे होते हैं वो? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ वी चेंज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। इसीलिए आप लोग जो है वो प्रेशर कुकर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कोई भी खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि हम उसमें प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो प्रेशर को बढ़ा देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? तो फेज डायग्राम बेसिकली क्या है? ये वो डायग्राम है जो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बना रहे हैं। किसके बीच में बना रहे हैं हम? तो लिख दो इसके अंदर, इट इज द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। इट इज द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड temperature. Pressure and temperature. It is the graph between pressure and temperature. देखिए यहाँ पे मैंने 3 कर्व बनाए हैं और एक कॉमन पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, और कॉमन पॉइंट की शायद रीडिंग से जो है आपको समझेगा कि वो पॉइंट कौन सा है। कौन सा पॉइंट है ये? ट्रिपल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये? ट्रिपल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट। ये जो ए पॉइंट है वो हमारा ट्रिपल पॉइंट है। ए से बी, ये वाला जो सेगमेंट पूरा है ये है तुम्हारा सॉलिड। ये वाला पूरा इधर का सेगमेंट है ये है तुम्हारा ये है लिक्विड। ठीक है, गैस बोलो या वेपर बोलो, गैसियस फेज है। गैस और वेपर में, गैसियस फेज में गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है? दोनों ही गैसियस फेज है। What is the difference between the vapor and gas? गैस कौन से भी टेम्परेचर पे रह सकता है, बट वेपर तो वेपर का शायद डेंसिटी ज़्यादा। याद दिलाना मैं इसके बारे में लिख पाऊँ। वेपर का शायद डेंसिटी ज़्यादा हो। दोनों ही गैसियस फेज है। वेपर भी गैस, गैसियस फेज मतलब गैस,
एक मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ गैस बोल दूं और वेपर में एक स्लाइड, नहीं तो फिर गैस ही बोलना चाहिए था, वेपर वर्ड ही यूज क्यों किया? जब वेपर वर्ड ही क्यों यूज किया, ये भी तो हम सोच सकते हैं ना, कि अगर वर्ड यूज किया तो कुछ तो मीनिंग होगा, कुछ तो वो गैस से अलग है वो गैशियस फेज ही, गैशियस फेज ही, लेकिन एक डिफरेंस है, वो हम देखेंगे इसमें आएंगे, इसी ग्राफ में बता दूंगा। प्रेशर अब इंक्रीज करने पे थोड़ा अलग तरीके से रिएक्ट करता होगा। कुछ बता वैसे ही कुछ है। अब ये आ रहा है 0 O से लेकर A तक आ रहा है, ये ग्राफ दिख रहा है आपको। OA ग्राफ में आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि ये सॉलिड और वेपर के बीच में है, दिख रहा है आपको? OA ग्राफ में किसमें दिख रहा है? सॉलिड और वेपर के बीच में है। मतलब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि OA वाले ग्राफ में सॉलिड, OA ग्राफ में वो पॉइंट्स है जिसमें सॉलिड और वेपर दोनों ही को एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं, ऐसा कौन सा कर्व होता है जिसमें कौन सा प्रोसेस होता है जिससे सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए और वेपर से डायरेक्टली सॉलिड। तो OA इज द सब्लिमेशन कर्व। और इस कर्व में कौन से पॉइंट से हमारे बताओ, और ये किससे मिलके बना हुआ है? ये जो कर्व किससे बना हुआ है, ये जो पॉइंट्स है, ये कौन से पॉइंट्स है जिसमें सॉलिड और वेपर दोनों ही को एग्जिस्ट करते हैं? कौन से उसमें सॉलिड और वेपर दोनों ही क्या करते हैं? को एग्जिस्ट। तो एट ऑल पॉइंट्स of curve solid and vapor both will coexist, मतलब दोनों ही इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहते हैं। इसमें रहते हैं हमारे इक्विलिब्रियम। इसका स्लोप क्या है बताओ, इसका स्लोप बताइए। पॉजिटिव स्लोप है, इसका स्लोप आपको जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा स्लोप दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव स्लोप दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे साफ देख पा रहे होंगे कि अगर प्रेशर पॉजिटिव स्लोप है, मतलब प्रेशर को आप बढ़ा रहे हैं, तो आप टेम्परेचर भी आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फिर ये तो हम सब लोगों को पता है कौन सा पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट, और ऑलरेडी मैं ट्रिपल पॉइंट के बारे में लिखा चुका हूँ। फिर हम बात कर रहे हैं A से B तक, और A से B तक ये कौन सा कर्व हुआ? फ्यूजन कर्व। ये कौन सा कर्व है हमारा? फ्यूजन कर्व। और फ्यूजन कर्व जो है ये किसके बीच में है? ये जो है बेसिकली दिस इज द ग्राफ बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड द प्रेशर। इसमें ये जो हमने ग्राफ बनाया है, जितने भी मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर विथ प्रेशर के साथ, तो आप अगर प्रेशर को चेंज करते जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दी वाटर भी या लिक्विड जो है वो भी क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे? अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये भी बोल सकते हैं कि इस पे जितने भी पॉइंट है सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करते हैं। इस कर्व के हर पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड बोथ को एग्जिस्ट। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, देखो बड़े ध्यान से समझना। फॉर वाटर के केस में फ्यूजन कर्व का जो स्लोप है वो आपको क्या दिख रहा है बताओ? वाटर के लिए फ्यूजन कर्व का स्लोप क्या दिख रहा है? नेगेटिव। बिकॉज, और अगर फ्यूजन कर्व का स्लोप नेगेटिव दिख रहा है तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, अगर प्रेशर बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट आपका उल्टा क्या हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है आपका? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर विल डिक्रीज। बट
बाकी सारे लिक्विड में। और ये क्यों हुआ? सिर्फ वाटर में ही ये अलग है। वाटर अलग क्यों है? वाटर में ही नेगेटिव होता है, बाकी सब में पॉजिटिव होता है। बाकी सब में क्या होता है? पॉजिटिव। ओनली वाटर में अलग होता है ना? बिकॉज डिफर देन अदर लिक्विड। क्यों है भाई? बिकॉज ऑफ द एनोमलस बिहेवियर ऑफ और अदर लिक्विड में क्या हो रहा है? तो नॉर्मली होगा ना कॉन्टैक्ट अदर लिक्विड में ये स्लोप जो है वो क्या रहने वाला है? पॉजिटिविटी। यस, पॉजिटिव रहेगा। और वहां प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्लियर आ रहा है? फिर ए टू सी पे गए हम लोग। एसी में क्या हो रहा है? ये कौन सा कर्व है बताओ? वेपराइजेशन कर्व। अभी आपको एक चीज समझ में आ रही होगी धीरे धीरे कि क्यों ऐसा हुआ कि वहां जब हम गए कहीं केदारनाथ बद्रीनाथ, तो वहां हमने देखा था कि यार कम टेम्परेचर में भी वाटर बॉईल कर रहा है। द रीजन वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी कम होने लगेगा। जितना प्रेशर कम करोगे उतना तुम्हारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएगा? कम। जितना प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्लियर हो रहा है? यहाँ पे प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो वही चीज यहाँ पे भी हमें देखने को मिला कि यार प्रेशर को सोचो, वहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी क्या हो जाता है? 1 atm जो प्रेशर हम यहाँ ले रहे हैं नॉर्मल, उससे भी क्या है वहां पर प्रेशर कम है। इसीलिए वहां पर 0 पे भी जो है बॉइल हो रही थी। ये आप देख पा रहे हो? या देखो प्रेशर को इतना कम कर दिया है कि वो 0.006 atm है। तो उस केस में या इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, उस केस में 0 के आजू बाजू में भी वाटर क्या कर सकता है? वाटर बॉइल हो सकता है। तो ये किसके बीच में है ग्राफ? बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग कहाँ से आएगा? फ्रीजिंग और मेल्टिंग तो सेम होता है। अभी 2 मिनट पहले तारीफ की और वापस फंबल होता है कभी-कभी। नहीं नहीं बेटा, ये फंबल नहीं, ये गैम्बल है। अब ग्राफ बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है? तो इस केस में स्लोप क्या रह रहा है? पॉजिटिव। तो प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसलिए आप एक और बात लिख सकते हैं वाटर के लिए। ये वाटर में हो रहा है, ओनली वाटर जो है, वाटर विल एक्सपांड ऑन फ्रीजिंग। ओनली वाटर। ये अलग से हटके सिर्फ वाटर में होता है, बाकी किसी में भी नहीं होता है। बाकी सारे लिक्विड को अगर आप फ्रीज करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके उनका वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन वाटर का जो है वो क्या हो जाता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है। यस और नो? समझे कि नहीं समझे?
अब हमने देखा था एक टॉप पे सी पॉइंट दिख रहा था यहाँ पे, यहाँ लिखा था सी पॉइंट। इस सी पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? या ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है? सी इज द क्रिटिकल पॉइंट। एक टेम्परेचर ऐसा होगा कि उस टेम्परेचर के ऊपर अगर चले गए आप, जैसे वाटर के अंदर अगर आप 373 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले गए, 373 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो ये अप्रोक्स 400 मान लो, क्या है आपने आपका टेम्परेचर अभी 500 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया है। अब आप चाहे प्रेशर में कितना भी चेंज करो, क्योंकि अब तक तो क्या हो रहा था कि जो भी मेल्टिंग पॉइंट है या हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट है, ये सब किस पे डिपेंड कर रहा था? प्रेशर। आप चाह रहे थे तो आप 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल भी कर सकते थे। आप चाह रहे हो कि भाई मैं 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको जो है स्टीम से वाटर में कन्वर्ट कर दूं, तो वो भी कर सकते थे आप अगर चाहो तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है या 10 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप उसको आइस बनाना चाह रहे हो तो वो भी बना पा रहे थे, सिर्फ किसमें चेंज करके? प्रेशर में। बट एक टेम्परेचर ऐसा हो, एक लिमिट होगी यार, अब उसके बाद में आप 400, जैसे वाटर के अंदर वो लिमिट है 400, 373 होता है, मतलब 400 के आसपास। 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आपने टेम्परेचर कर दिया, उसके बाद आप प्रेशर में कितना भी चेंज कर दो, वो कंडेंस होने वाले नहीं है, वो फिर गैसियस फेज में ही रहेगी। तो वो जो आपने बोला ना एक बेंचमार्क, जैसे मैंने बोला 373 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, तो वो 373 डिग्री सेल्सियस क्या है? उसका क्रिटिकल पॉइंट। क्या है वो? क्रिटिकल पॉइंट। इसीलिए गैस, बहुत सारी जो हमारे सराउंडिंग में गैस है, चाहे वो CO2 है, चाहे वो ऑक्सीजन है, इनका क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर बहुत कम होता है। अब जैसे इनका कितना होगा? 20 या 25, 15। अब इसीलिए यहाँ भी प्रेशर में तुम कितना भी चेंज कर दो, वो किस फॉर्म में रहेगी? हमेशा गैसियस फॉर्म में रहेगी। उसको आपको लिक्विड, जैसे आपको लिक्विड CO2 लाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको जो है टेम्परेचर को पहले उनके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? कम। जैसे अगर तुम वाटर को 400 पे कर रहे हो, फिर तुम प्रेशर कितना भी कम करो, ज्यादा करो, तुम उसको कंडेंस कर ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उसका टेम्परेचर 400 से 300 पे लाना पड़ेगा, फिर तुम अकेले प्रेशर के दम पे उसको क्या कर दोगे? 300 डिग्री सेल्सियस पे जो है स्टीम से किसमें कन्वर्ट कर दोगे? लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे। यस और नो? तो क्लैरिटी आया कि अब ये जो सी है वो कौन सा पॉइंट है? क्रिटिकल पॉइंट। इसके ऊपर अगर कोई भी हमारा सब्सटेंस है, तो उसका जो है हम वो गैसियस फेज में ही रहेगा, अकेले प्रेशर के दम पे हम उसको कंडेंस नहीं कर सकते। तो अब यही डिफरेंस है गैस और वेपर में। क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जो भी है उसको गैस बोला जाता है, क्रिटिकल पॉइंट के नीचे है उसको क्या बोला जाता है? वेपर। समझ में आ रहा है आपको? और दोनों आइडियली गैसियस फेज ही है, अलग नहीं है, दोनों ही गैसियस फेज है। लेकिन वेपर को हम प्रेशर के दम पे किसी भी टेम्परेचर में क्या कर सकते हैं? उसको हम उसका फेज चेंज कर सकते हैं। गैस को, गैस का फेज चेंज करना है तो आपको पहले उसको उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लाना पड़ेगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर वाला गैसियस फेज इज नोन एज द गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे वाला गैसियस फेज इज नोन एज द वेपर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिख दो, बड़ी अच्छी बात है। क्रिटिकल पॉइंट जो है ये क्या है? टेम्परेचर अबाव विच, ये सब लिख दिया आप लोगों ने इधर वाला? टेम्परेचर अबाव विच
अर्जुन, आयुष, गौरव, चैतन्य, रायु, देव, रोहित, कल्पक, कार्तिकेय, काश्मीर, कुणाल, ईशान, मानव, दोनों, मोक्षा, और राजा, ऋषि, रिया, रोहन, हीट एंड कैलोरीमेट्री पूरा कर सकते हैं। हीट एंड कैलोरीमेट्री हो चुका है खत्म। अभी हम लास्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपका मॉड्यूल हो तो मैं बता देता हूँ। हीट एंड कैलोरीमेट्री इज डन। तो हमने चैप्टर में 3 पार्ट कर लिए। लास्ट पार्ट अभी हमारा बाकी है हीट ट्रांसफर। अभी ये देखिए डीपीपी 1 तक का पार्ट पूरा आप कर सकते हो। डीपीपी 1 तक का पार्ट और उसके पहले के ये 13 एग्जाम्पल भी आप उड़ा दो आराम से। ठीक है, ये 13 एग्जाम्पल डीपीपी 1 और उसके बाद में एक्सरसाइज के अंदर 1 to 6 जेडब्ल्यू मेंस की, मतलब जहाँ कैलोरीमेट्री लिखा हुआ है ना वो आप पूरा आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, हीट ट्रांसफर बाकी है। अब हेडिंग डालेंगे फ्रेश हेडिंग हीट ट्रांसफर। आई रिपीट, कैलोरीमेट्री सेगमेंट इज ओवर नाउ। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 4th सेगमेंट ऑफ द चैप्टर विच इज हीट ट्रांसफर। अगर नहीं ली है पीवाईक्यू का बुक, मेंस के पीवाईक्यू का बुक अगर नहीं लिया किसी ने, तो अगर आप लेना हो तो अरेंज एप्लीकेशन। उसमें सिर्फ मेंस, उसमें भी 2 ऑप्शन, एक 2002 से है, एक 2015 से है। तो अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो 2002 से है, अगर कम चाहिए तो 2015 से जो बुक है उसके अंदर अराउंड 2500 MCQ है। 2002 से है उसके पास में, उसमें अराउंड 350। एक मिनट ब्रेक नहीं हुआ है। चलिए अभी हेडिंग डालना है हमारे को हीट ट्रांसफर। अब देखिए यहाँ पे आगे जाके अगर मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो या मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग करते हैं, जो मिलेगा उसमें, ठीक है। उस केस में जब भी आपको 2 तरह की बुक्स पढ़नी पड़ती है। एक होती है थर्मोडायनामिक्स और एक आप पढ़ोगे अलग से हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, उसमें आप सिर्फ हीट ट्रांसफर देख रहे थे, हीट की बात करते थे। इस केस में क्या होगा, अब हम बात करेंगे रेट ऑफ हीट। किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे भाई कितने टाइम में हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुई है। तो इसमें जो भी हम 3 पिलर्स पढ़ेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाए थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, उसमें हम हीट की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? रेट ऑफ हीट।
कि भाई कितने टाइम में हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में गई है, कितने टाइम में हीट एक बॉडी के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर हुई है, वो हमें समझना है। तो बेसिकली इसमें हम 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से मतलब क्या आ रहा है, वे ऑफ हीट ट्रांसफर। कौन कौन से ऐसे वे है जिससे हीट जो है एक बॉडी के अंदर से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या बॉडी में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होती है। उसमें सबसे पहला मोड जो होता है वो है कंडक्शन। दूसरा जो मोड होता है वो क्या है, कन्वेक्शन। और तीसरा जो मोड है वो क्या है, रेडिएशन। एक बार थोड़ा सा ऊपर से तीनों बता देता हूँ, फिर अगले लेक्चर में कंडक्शन स्टार्ट करेंगे। कंडक्शन का मतलब जैसे ये रॉड है या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसमें हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करती है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई फर्नेस लेके आए, हम लोग यहाँ पे हमने कोई बर्नर लाया, यहाँ आग जला है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी सराउंडिंग की एयर है वो हीटअप होगी, हीट होके वो एयर जो है इस जो है यहाँ वॉल पे आके हीट करेगी, वॉल पे आके टच करेगी, तो हीट वॉल भी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, हीटअप होगी। जबकि वो डायरेक्टली उस फर्नेस से कांटेक्ट में नहीं, सराउंडिंग एयर जो है वो गर्म हुई, वो हॉट एयर इस वॉल से आके टच हुई, अपनी हीट किसको दिया, उसने वॉल को। तो इस एयर और वॉल के बीच में, सॉलिड और हमारे एयर के बीच में जो हीट ट्रांसफर हुआ वो कौन सा मोड है, कन्वेक्शन। कौन सा है वो, कन्वेक्शन। क्लियर। अब वॉल के इस इनर फेस से वॉल के आउटर फेस बाहर की तरफ हीट जा रही है, वॉल के अंदर से हीट जो बाहर की तरफ जा रही है, वॉल के इनर फेस से आउटर फेस तक जो हीट हो रही है, मतलब वॉल के अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कौन सा है, कंडक्शन। वो कौन सा है, कंडक्शन। समझ में आ रहा है। जैसे आपने चाय का कप लिया है, गर्म चाय है एकदम, तो गर्म चाय से पहले अंदर वाले सरफेस पे हीटअप होगा वो, फिर वो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने स्टील का ग्लास लिया है तो फिर देखो बाहर वाला सरफेस भी हीटअप हो जाता है। तो अंदर वाले सरफेस से हीट बाहर वाले सरफेस तक है, वो कौन सा मोड था, कंडक्शन। इसीलिए स्टील की जगह पे हम वो जो है हमारे क्या बोलते हैं, हाँ, या तो ग्लास का यूज करते हैं या हाँ, जो हम उस केस में वो क्यों यूज किया जा रहा है, द रीजन उसका थर्मल कंडक्टिविटी काफी कम होता है। वो हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में क्या कर देता है, जैसे हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टिविटी होता है, पर जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा उसमें करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फास्ट पहुंचेगा, जिसका कंडक्टिविटी कम होगा उसमें करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कम पहुंचेगा। ये सोनो वही यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी का रोल है। तो उस केस में इसीलिए हम स्टील के ग्लास में क्या होता है, थोड़ी देर में बाहर वाला सरफेस पूरा हीटअप हो जाता है। वही ग्लास में जो है क्या होगा, उस केस में टाइम लग रहा है ना। तो उस केस में बाहर वाला सरफेस उतना ज्यादा हीटअप नहीं होता है, क्योंकि ग्लास की थर्मल कंडक्टिविटी स्टील के कंपैरिजन में क्या है, कम होती है। तो कंडक्शन समझ में आया। तो कंडक्शन अगर मैं आपसे पूछूं मेजरली किस में होगा, तो आप बोलोगे सर कंडक्शन मेजरली जो है वो सॉलिड्स में होगा, और थोड़ा बहुत अगर मैं बोलूं तो किस में हो जाएगा, मेजरली इन सॉलिड एंड इन लिक्विड। तो एक्चुअली में किस में हो रहा है कंडक्शन, सॉलिड में। ये लिक्विड तो मान लो अगर हमें टू द एक्सटेंट थोड़ा और जाना है तो किस में हो जाएगा भाई, लिक्विड में भी हो जाएगा। कन्वेक्शन किस में हो रहा है भाई, कन्वेक्शन जो है लिक्विड में, और मतलब एक तो लिक्विड होना ही चाहिए, लिक्विड और गैस, मतलब गैस और किसके साथ में, सॉलिड के बीच में हो सकता है, गैस लिक्विड और सॉलिड के बीच में हो सकता है, लिक्विड लिक्विड के बीच में हो सकता है, गैस गैस के बीच में हो सकता है। क्लियर है। और तीसरा जो है वो है रेडिएशन। जो फर्नेस थी यहाँ पे, मान लो बोलो सर हमने सारी एयर बाहर निकाल दी, एयर है ही नहीं उसके अंदर, अभी दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाना, जब एयर नहीं है तो कैसे बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, तो मे भी हमने इलेक्ट्रिक फर्नेस लगाया हुआ है, ठीक है। अब उस केस में भी सराउंडिंग वॉल जो है हीटअप हो रही है। द रीजन एक और चीज होती है रेडिएशन। हर बॉडी में से रेडिएशन निकल रही है, हॉट बॉडी है तो उसमें से ज्यादा रेडिएशन निकलेगी, और वो रेडिएशन जाके किस पे हिट करती है, वॉल पे, वहां से ट्रांसफर हो रहा है। सन से भी तो हमारे पास में हीट आ रही, बीच में तो कोई मीडियम है ही नहीं यार, बीच में कोई मीडियम नहीं है, फिर भी हमारे तक हीट आ रही है बिकॉज ऑफ दी रेडिएशन। तो तीसरा मोड कौन सा है,
रेडिएशन जिसको कोई प्रोपोगेट करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड ऑफ एनी मीडियम। समझ में आ रहा है यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन? इसको मीडियम चाहिए, लिक्विड और गैस प्रेफरेबली मीडियम होना चाहिए, इसको मीडियम चाहिए, सॉलिड और लिक्विड प्रेफरेबली मीडियम होना चाहिए, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। क्लैरिटी आई यहाँ पर? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? कन्वेक्शन का मतलब क्या हो रहा है? सराउंडिंग की एयर हमारे बॉडी पे टच में आएगी, तो सराउंडिंग की एयर और हमारी बॉडी के बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कौन सा है? जैसे कोई हॉट प्लेट है, उसको ठंडा करना है तो तू क्या करेगा? उसको पानी के अंदर डाल, तो अब वाटर और उस प्लेट के बीच में जो हीट ट्रांसफर हो वो कौन सा होगा? कन्वेक्शन। अगर उसको पंखे में रख दो, पंखे नीचे, तो एयर और उस हॉट प्लेट के बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कौन सा है? कन्वेक्शन। रेडिएशन कौन सा? सन और हमारे बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कौन सा है? रेडिएशन।